वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर डिटेल में सॉल्व कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, एचटेट जो आने वाला एग्जाम है उसके अंदर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, मैंने क्या किया है, पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं, कौन कौन से पेपर्स, एचटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए वो वाले, सेट एग्जाम्स के पेपर में जो स्टैट्स के क्वेश्चन आए वो वाले क्वेश्चंस, केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं। और हम क्या करेंगे, हम स्पेशली यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है हमारा उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सेट एग्जाम्स के हैं, एचटेट एग्जाम के हैं, केवीएस एनवीएस के स्टैट पोर्शन को कवर करते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन से सब्जेक्ट में अभी प्रैक्टिस या रिविजन की नीड है, तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज लगभग हम जो है स्टैटिस्टिक्स के 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन कोई मॉक टेस्ट के नहीं है, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। इसके अलावा जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब लोग अगर एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 29 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर एचटेट के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे 2011 से लेकर अब तक, सारे के सारे पेपर्स का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन वीडियो से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी में जाकर वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो हो सकता है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको आने वाले एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में देखने को मिले। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इंग्लिश ज़्यादा रीड करके नहीं बताऊंगी, हर क्वेश्चन को समझाऊंगी, क्योंकि पहले अगर मैं इंग्लिश रीड करूंगी फिर मैं उसका मतलब समझाऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जहां पर नेसेसिटी लगी वहां मैं रीड कर दूंगी, अदरवाइज मैं आपको समझाने पर ज़्यादा फोकस करूंगी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपसे यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ूं तो बोला गया है कि एल्जेब्रिक का अगर हम सम करते हैं और डेविएशन करते हैं मीन से तो वो 0 आता है। अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो अर्थमेटिक मीन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि अगर हम एक एक्स सीरीज है उसका डेविएशन कर देते हैं किसके साथ, मीन के साथ, और उसका अगर हम सम करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। तो ये अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड पढ़िए, अगर हम सम करते हैं, स्क्वायर करते हैं डेविएशन का जो कि मीन से है, तब भी वैल्यू 0 आती है। आपने अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी देखी होगी। अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक्स की सीरीज का डेविएशन करते हैं और हम उसका सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो उस टाइम पर जो आपका आंसर आता है वो 0 नहीं होता, वो क्या होता है, आपकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि अगर हम सम करेंगे, स्क्वायर करेंगे डेविएशन का तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसीलिए हम बोलेंगे A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी जो थोड़े मैथमेटिक्स थे उनको ऐड कर लिया है। आपने देखा होगा एचटेट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपको कंजप्शन फंक्शन गिवन है, आपको क्वेश्चन में कंजप्शन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, सेविंग आपको निकालनी है। पहली बात, आप सेविंग निकाल कैसे सकते हो, इनकम जो होती है उसमें से अगर आप कंजप्शन माइनस करोगे तब आपका सेविंग आएगा। तो सबसे पहले मुझे इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो वाई को ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई को निकालेंगे, वाई निकालने के बाद हम कंजप्शन का सी निकालेंगे और सी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वाई में से सी को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं सोल्व करके लाई हूँ ताकि टाइम बचे और ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएं। यहाँ स्टेटमेंट देखिए, ये आपको कंजप्शन फंक्शन गिवन है, ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू सी प्लस आई, सी कितना है 50 प्लस 0.8y प्लस
50, तो y वाली टर्म यहाँ चली जाएगी, y में से 0.8 y इक्वल 100। जब आप यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो आपकी इनकम की वैल्यू 500 आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इनकम आई है उसको कंजप्शन फंक्शन में डाल देते हैं। जब आप क्या करते हो, अपनी इनकम को कंजप्शन फंक्शन में डालते हो तो उसका सॉल्यूशन करते हो तो आपको कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपके पास कंजप्शन क्या आ गया, 50 प्लस 0.8 इंटू 500 400 450, तो आपकी इनकम हो गई बच्चे 500 और आपकी कंजप्शन हो गई 450। इनकम में से कंजप्शन जो माइनस करने के बाद बचता है वही आपकी क्या होती है, सेविंग होती है। तो सेविंग आपकी कितनी बची, सेविंग आपकी 50 बची। अब जिस भी ऑप्शन के अंदर 50 आपका गिवन है वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.8, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8। उसके बाद बोला है आपके पास दो कोफिशिएंट होते हैं रिग्रेशन के, एक की वैल्यू है 0.16 तो दूसरे की आपको बतानी है। आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, कोरिलेशन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन। हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है आपका bxy, एक होता है आपका byx। ये दो आपके पास क्या होते हैं, रिग्रेशन के कोफिशिएंट होते हैं। इनका अंडर रूट करके भी आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 गिवन है और एक आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.16 यहाँ पर गिवन है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास byx नहीं है, तो आप इसको सोल्यूशन करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला जो है ये लगेगा। मैं इसको सोल्यूशन करके लाई हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो कोरिलेशन है वो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, वो आप रिग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। रिग्रेशन में आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, bxy मल्टीप्लाई byx का अंडर रूट कर देंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है आपकी 0.8। अब हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब आप यहाँ स्केयर करोगे इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, अंडर रूट से यहाँ स्केयर कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या वैल्यू बची, आपके पास बची 0.16 byx। और यहाँ आप स्केयर किया आपने, 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 0.64 आ गया। अब आप क्या करोगे, 0.64 के नीचे डिवाइड कर दो 0.16, तो जब आप सॉल्यूशन करते हो आपका क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो सेकंड जो रिग्रेशन कोफिशिएंट वो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था वो क्या था, 4 था। अब हमारे जिस भी ऑप्शन के अंदर 4 हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन क्या होती है, जब आपका P01 P10 इक्वल टू 1, मतलब बेस ईयर और करंट ईयर को जब आप एक्सचेंज करते हो और आपकी वैल्यू क्या आती है प्राइस इंडेक्स की इक्वल टू 1 आती है, तो आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, मतलब आपने टाइम को चेंज कर दिया, बेस से करंट को, करंट से बेस को, आपका आंसर आता है 1। तो यही कंडीशन होती है टाइम रिवर्सल टेस्ट की। अब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ राइट आंसर तो हो गया, लेकिन क्या है आपको पता है इंडेक्स नंबर में और भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन तो वहां से भी आ सकता है। तो मैंने सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया है, आपके बहुत सारे स्टेट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज भी हो जाएंगे। तो देखिए अभी क्वेश्चन हमारा किससे आया था, टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन, तो ये तो हो गई जो हमने राइट आंसर भी बता दिया। अब ये है, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि टाइम रिवर्सल जो टेस्ट है उसको कौन कौन सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर भी सेटिस्फाई करता है, मार्शल और एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ और फिशर इंडेक्स टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एक हमारा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इंडेक्स को हम क्वांटिटी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू इंडेक्स निकल के आता है। तो सिर्फ अब ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, तो फिशर का इंडेक्स जो होता है वो क्या करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। एक हमारा होता है तीसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट कौन सा, सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट का आपको पता है फॉर्मूला ये होता है, P01 P12 P20 को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर्कुलर टेस्ट को ना तो फिशर सेटिस्फाई कर पाता है ना ही एजवर्थ, तो वहां पर हमारा ज्योमेट्रिक सिंपल एग्रीगेट फॉर्मूला हम लगाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ वेटेड एग्रीगेट फॉर्मूले जो है वो क्या करता है, सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ क्या हो गया, आपको वो क्वेश्चन तो आ ही गया जो आपके पेपर में पूछा गया था, उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हमने यहाँ क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पर आपको आंसर तो सही पता लग गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अर्थमेटिक मीन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। पहली बात, अर्थमेटिक मीन कॉमनली एवरेज है, ये बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। जब आप मीन निकालते हो तो जितनी भी आपकी आइटम्स है सबको ही तो ऐड करते हो। इट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू होती है, मान लो अचानक से आपने अपनी वैल्यू के अंदर क्या डालना था, 500 डालना था, लेकिन जब आप इतना बड़ा डेटा था आपने उसमें 50 प्लस कर दिया, तो आपका एक जीरो से पूरा एवरेज खराब हो जाएगा।
कहाँ तो 500 प्लस होने के बाद एवरेज ज़्यादा आना था, कहाँ 50 प्लस होने के बाद क्या हुआ, एवरेज कम आया। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। अगला देखिए, ये फिर वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाई है कि हम सम करते हैं, समेशन करते हैं और क्या करते हैं, डेविएशन करते हैं मीन से, और वैल्यू जो है जीरो नहीं आती। फोर्थ लाइन में देखिए, सम करें हम, डेविएशन करें आइटम का अर्थमेटिक मीन से, वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ पर गिवन है नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही स्टेटमेंट अर्थमेटिक मीन के बारे में गलत है, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसीलिए क्या सही नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी, किसको आप ग्राफिकली जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप मीडियन जो है वो भी ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, और तो आपकी जो मिडल वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीडियन होती है। मोड को भी आप क्या ग्राफ से दिखाते हो, क्वार्टाइल को भी आप ग्राफ से दिखाते हो, लेकिन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कभी भी आप ग्राफ से नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैंने केवीएस से, कोई एस्टेट से, कोई सेट से उठाया है, तो नंबर पे मत जाना, बट मैंने इनको काउंट कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास हैं ये। यहाँ पर देखिए, आपको वेरियांस गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है, आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, इनटू कर देते हो आप 100। तो यहाँ पर आपको वेरियांस गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपके पास वेरियांस है, आप इसका अंडर रूट कर 5 बनाओगे, तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर आ गया आपका 5 और नीचे आ गया आपका मीन 10, इंटू आप करोगे 100। जब आप ये करते हो तो आपका 50% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सम स्टेट्स के आपको एस्टेट एग्जाम में काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर जब सोल्व किए होंगे तो आपने भी देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू कोइंसाइड करती है, मतलब जब आपका मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, तीनों बराबर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। जब आपका मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू कोइंसाइड करना मतलब बराबर होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहलाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब कि बिल्कुल भी उस डेटा में क्या नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जब हम क्या करते हैं, एक्स की सीरीज का मीन से डेविएशन करते हैं, सम करते हैं और उसका स्केयर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जब स्केयर करते हैं ना, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू जो होती है मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू आती है, पर वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। ये जो है अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब आप लेशपियर इंडेक्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हो। हमें पता है जब हम लेशपियर इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो P1 अपॉन P0, और क्या करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को हमने क्या लिया होता है, वेट लिया होता है। यहाँ पर क्या U0 लेते हैं, यहाँ भी क्या U0 लेते हैं, और बेस ईयर की क्वांटिटी हमारा वेट होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब हमें पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर आपकी +1 तक होती है। -1 का मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन माइनस में। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो आपकी होगी वो -1 होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड से वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड को इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको पता है वहां पर प्राइस रिलेटिव निकालने का या वेटेड एवरेज से प्राइस रिलेटिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है PW अपॉन समेशन ऑफ W। P का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, W जो होता है वेट ही पूछा ना उसने क्वेश्चन में। तो वेट में हम क्या करते हैं, बेस ईयर प्राइस को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू निकल के आती है। तो वैल्यू जो हमारी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन बेस ईयर, बेसिकली जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उसी को हम वेट असाइन करते हैं। तो वही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर रिग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4y - 5 = 15। ये एक रिग्रेशन लाइन है और आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है 0.75। अब आपसे जो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट है
BXY वो आपको निकालना है। अभी अभी मैंने आपको कराया ही तो है इस क्वेश्चन को, बस यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है आपने। यहाँ पर बोला है BYX और इंटू BXY, सेम ही तो क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, BYX की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और BXY हमें फाइंड आउट करना ही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, आप उसमें देखिए, थोड़ा टाइम कम लगेगा। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन थी। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, और हमें क्या निकालना था, हमें BYX निकालना है। तो y को इधर कर लिया, तो यहाँ क्या बचा 15, ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। y की वैल्यू आपकी हो गई 15/4 प्लस 5x/4। यहाँ 5/4 जो आपका है ये क्या हो गया, ये आपकी BYX की वैल्यू हो गई। अब आप क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ पर आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी होगी 0.75 और ये आपने अंडर रूट किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, स्केयरिंग करोगे। जब आप स्केयरिंग बहुत साइड करते हो ना, स्केयरिंग करने पर 0.75 की वैल्यू तो आ गई आपकी 0.5625, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/4 जो है, रूट कट गया स्केयर से, तो 5/4 क्या हो जाएगा 4/5, और आपकी जो आंसर आएगा वो आपका 0.45 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0.45 BXY की जो आपकी वैल्यू है 0.45, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। कहते हैं एक सिंगल थ्रो किया जाता है, 2 डाइस को उछाला जाता है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका जो सम आएगा 2 डाइस का एट लीस्ट क्या आए, 10 आए तो क्या आएगा। जब आपका क्वेश्चन जो है एट लीस्ट का आए ना, प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो वहां पे क्या होता है एटलीस्ट में कि आपका जो सम आएगा ना, दो आपके थ्रो डाइस को उछालने का, तो 10 या 10 से ज़्यादा कितनों का आएगा। तो पहले आपको पता है जब हम 2 डाइस को उछालते हैं तो क्या होता है, 2 डाइस को जब हम उछालते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके वो आपके बनते हैं 36। अब इन्होंने कहा है आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी उनकी निकालनी है जिनका सम एटलीस्ट 10 आए। तो आप देखिए 6 और 10 का एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 10 और 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, 5 और एक 6, ये 6 ही हैं जिनमें ये एटलीस्ट वाला जो सिस्टम है वो सेट होता है। तो यहाँ पर 10 कॉम्बिनेशन हुए ऐसे, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके, प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुए ऐसे जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा बनता है, तो 6 हुए वो कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने में देखोगे आप, 36 में, तो 6/36 जब आप करते हो तो 1/6 आपका उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ 2 कार अप्रोचिंग ईच अदर। जब क्या बोल रहे हैं, 2 कार है, उनकी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, और लेकिन क्या है दोनों कारें एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना, अप्रोचिंग ईच अदर मतलब एक अगर इस तरफ चल रही है तो दूसरी इस तरफ चल रही है। ठीक है, ये आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड बताओ 2 कारों की जो कि एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कौन से मेथड का यूज करके इसको कैलकुलेट करोगे। उस सिचुएशन में जब कारें हैं और अप्रोचिंग की सिचुएशन है और अपोजिट डायरेक्शन है, तब हम जो है हार्मोनिक मीन लगाएंगे। लेकिन अगर हमें ग्रोथ रेट वगैरह निकालनी होती तो हम जियोमेट्रिक मीन के साथ जाते हैं, लेकिन अब हम जो है हार्मोनिक मीन लगाएंगे, जो कि सिंपल एवरेज का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मीन से है। मीन में आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं। आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू आपको 10 गिवन है और मीडियन की वैल्यू आपके पास जो है वो 20 गिवन है, और आपसे सीधा सीधा बोला गया है कि आपको मीन निकालना है। तो मैं आपका सोल्व कर रही हूँ, तो यहाँ 60 आ गया, तो 60 में से मैं 10 माइनस कर दूँ और 2x, ठीक है, तो यहाँ 50 को 2x से डिवाइड कर दूंगी, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी तो वो आ जाएगी आपकी 25। समझ आ रहा है, 25 यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं है, आपको पता है लेशपेयर इंडेक्स, एजवर्थ इंडेक्स, डॉर्बेश इंडेक्स, ये सब है, लेकिन प्राइस इंडेक्स नहीं होता, पास्चे इंडेक्स होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो समेशन करते हैं हम, समेशन
P1/P0 और क्या करते हैं, क्वांटिटी जो होती है बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी को जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है आपका मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला बन जाता है, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ही आपको राइट गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। जब हम जो रैंक कोरिलेशन निकालते हैं, रैंक में क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो क्वालिटेटिव होता है, वहां पर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, P1 - 6D का स्क्वायर n का स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखें ये वाला भी हमारा जो है करेक्ट है। आप ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, दोनों में ही सेम फॉर्मूला आपको गिवन है, तो दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो आंसर की होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगला देखिए, अगला है एक वेदर न्यूज रिपोर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप कैसे दिखाते हो। तो आप रेंज की मदद लेते हो। रेंज में आप क्या करते हो, मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे अब सर्दी पड़ रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 20 रहेगा, मिनिमम हमारा 10 रहेगा। तो ऑन एन एवरेज जो वेदर है वो उसके बीच ही जो है अपना मौसम की जो रिपोर्ट है वो वैसे आती है। तो रेंज में हम बेसिकली इस मेथड का यूज करते हैं, रेंज का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज, जो सिर्फ पोजीशन बताता है कि मैं कहां बैठा हूं। तो मीडियन का काम है वो सिर्फ। मीडियन क्या होता है, सेंटर वैल्यू ऑफ द सीरीज। मीडियन क्या होता है, आधे इतने आधे इतने, तो कहां पर मैं बैठा हूं, कौन सी मेरी पोजीशन है, सिर्फ वो बताता है आपका मीडियन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस किस के बीच में, डिमांड और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहां आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर देते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है, 0.7 का जब आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो 0.49, यही आपका फॉर्मूला है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है हार्मोनिक मीन। अभी मैंने बताया था, जब आप एवरेज स्पीड हो और डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो और अप्रोच कर रही हैं दो कार एक दूसरे को और हार्मोनिक मीन यूज किया जाता है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, मैंने आपको बोला था अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। उसके अंदर ऐसे वैल्यूज होंगी 1/x2 ऐसे। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होता है जब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हो। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनमें मैं एक्सप्लेनेशन में टाइम जो है वो हम खराब नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जो एक बार भी नहीं आए, उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करना है। आपके पास नंबर गिवन है। पहली बात, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो क्या होता है, समेशन x² होता है। और जो ये छोटा एक्स है ना, कैसे आता है, जब x की सीरीज में से आप x का मीन कर देते हो। डेविएशन करना मतलब आपने डेविएशन करके जो ये स्मॉल x है इसको नहीं, जो बड़ा जो x है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल x में। तो यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो पहले आपके पास x है, तो ये जब आपने इसका समेशन किया 280 आया, आपने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी n 7 थी, डिवाइड किया 40 आ गया, मीन आपका 40 आ गया। आपने पूरी x की सीरीज को उससे डेविएशन कर दिया। जैसे आपने क्या किया, 10 में से 40, 20 में से 40 और ऐसे करते करते आपने पूरी सीरीज को डेविएट कर दिया। और अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि जो डेविएशन करेंगे और सम जो है 0 आता है। फिर आपने इसका x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो फिर हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया, x² की वैल्यू होती है 2800 और n जो है हमारा 7 है और उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो जब आपने किया 7 को 2800 से काटा तो 400 आ गया, 400 का अंडर रूट किया तो आपका 20 आ गया। तो 20 यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्स्ट यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन 1749। बोला गया है कि कौन जो है स्टैटिस्टिक्स का फादर है और किसने स्टैटिस्टिक्स जो टर्म है उसको सबसे पहले 1749 में यूज किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गॉटफील्ड अचेनवल। गॉटफील्ड अचेनवल जो थे, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कहा गया है इंडेक्स नंबर आपको 2011 बताना है, बेस ईयर आपको 2000 क्या लेना है, 8 लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है करंट ईयर ऊपर आता है, बेस ईयर हम नीचे लेते हैं, इनटू कर देते हैं, हम 100 कर देते हैं। अब करंट ईयर तो हमें 2011 बोला गया लेने के लिए, तो हम 60 ऊपर लेंगे
और बेस ईयर हमें 2008 बोला गया है, तो 20 हम यहाँ लेंगे और 20 हम यहाँ लेंगे, इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब हम इसको काटते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर 5 आता है और 6 पंजे 30, 300 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे जियोमेट्रिक मीन जो है वो पूछा गया है। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, हम जो है जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका फिर रूट निकालते हैं। अब 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी फिर उसका आप क्या निकालोगे, अंडर रूट। so 16 4 जा 64, 64 का जब आप अंडर रूट करोगे वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्या है, सेविंग फंक्शन गिवन है। ठीक है, सेविंग फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है इफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी राइज बाय 250 करोड़। पहली बात तो आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। दूसरी बात ये बोला गया है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं 250 करोड़ से, तो आपको सिंपल सा ये बताना है कि इनकम कितने से बढ़ेगी। आपको पता है जब आपको क्या गिवन है, एमएसपी, तो हम यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पुट किया। पहले हमने लिखा चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। और साइड बाय साइड आपको क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आपने कहा ये इक्वल है 1 अपॉन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब क्वेश्चन में क्या है, जो आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 250 करोड़ गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास 0.25 गिवन है। तो आप क्या करें, ये वैल्यूज डाल दे। 250 हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर हम 0.25 डालना चाहे डाल दे, बाद में डालना चाहे डाल दे। तो हमने क्या किया, चेंज इन वाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकल जाएगी। तो चेंज इन वाई मल्टीप्लाई एमपी इज इक्वल 250। अब यहाँ पर चेंज इन वाई मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल 250। तो यहाँ चेंज इन वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पर जब आप क्रॉस उल्टा कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे सॉरी, तो आप कटने के बाद आपके पास 1000 करोड़ इनकम इंक्रीज होकर आ गई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका चेन बेस्ड इंडेक्स है। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कहा गया है डेटा को देखिए, चेन बेस्ड इंडेक्स में भी आपको यही करना होता है। करंट ईयर बाय जो प्रेसीडिंग बेस ईयर होता है उसको यूज करते हैं इनटू 100, क्योंकि हम क्या करते हैं, चेन बनाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे 2021 का पूछा गया है। 2021 में क्या करेंगे, 65, उससे पिछला ईयर आपका क्या था 60, इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो अब जो है जो भी आपका 65 अपॉन 60 इंटू 100 ये रहा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक होता है ओरिजन, एक होता है स्केल। ओरिजन क्या होता है, जब आप अपने डेटा में क्या करो, प्लस और माइनस करो। स्केल होता है जब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो डेटा को या डिवाइड करो सीरीज को। तो अगर हम बात करें कोरिलेशन की, कोरिलेशन पे ना तो ओरिजन का कोई प्रभाव पड़ता है ना ही स्केल का। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है किससे, बोथ ओरिजन से भी एंड स्केल से भी। इसका मतलब जब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पूरी सीरीज में प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें रिग्रेशन की, ये क्वेश्चन रिग्रेशन में भी तो आ सकता है, रिग्रेशन पे प्लस या माइनस करने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ओरिजन से तो वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब हम उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सीरीज में, तो वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। एक बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ओरिजन से भी एंड स्केल से भी, लेकिन रिग्रेशन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ओरिजन से, लेकिन जो डिपेंडेंट होता है किससे, स्केल से। आई है समझ। और इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है किसने दिया है, ड्यूसनबरी ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, केन्स ने, मोदिग्लियानी ने। तो परमानेंट इनकम जो है मिल्टन फ्रीडमैन की दी गई है कि परमानेंट इनकम जो होती है, परमानेंट कंजप्शन जो होता है हमारा परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। अभी अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कराया था, वहां पर हमने सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से कर दिया था कि समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन इंटू टू अंडर रूट। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला चलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास समेशन एक्स की वैल्यू भी गिवन है। तो बस हम थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस क्या करेंगे, एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, किसका होता है ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले को पुट किया गया है और आंसर को निकाला गया है। ठीक है, ये आपको कुछ फॉर्मूले जो है कोरिलेशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन के याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने पहले से सोल्व किया है ताकि टाइम हमारा बचे। एन आपके पास 10 है,
समेशन एक्स स्क्वायर जो है आपके पास 1000 है, समेशन एक्स की वैल्यू आपके पास 80 है। तो यहाँ पर क्या किया है, 1000/10, 80/10 इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर कटने के बाद यहाँ ये 100 हो गया, यहाँ 64 हो गया, ये उसके ऊपर अंडर रूट हो गया, 36 का अंडर रूट आपका 6 आ गया। तो वहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो क्या आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 6 आया है। तो यहाँ पर 6 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है एक बस है जयपुर से क्या करती है, दिल्ली जाती है। ठीक है, एक बस जो है जयपुर से दिल्ली जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। और जब वो वापस आती है वो 60 की, जाते वक्त 30, और जब वो वापस आ रही है कहाँ से, दिल्ली से आएगी। ठीक है, जयपुर से दिल्ली गई, फिर दिल्ली से जयपुर आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। जब मैंने आपको कई बार बताया जब एवरेज स्पीड हो और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का कॉन्सेप्ट है तब हम वहाँ पर हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। तो हार्मोनिक मीन मैंने क्या कहा था, एन होता है ऊपर और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपका 1/x प्लस 1/x वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाकर सोल्व किया गया है और इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सोल्व किया ताकि थोड़ा सा टाइम बचे बस। अभी अभी मैंने आपको बताया है हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन का अपोजिट करते हैं। तो एन मतलब कार गई और कार आई, दो इवेंट हुए तो एन आइटम कितनी होगी, 2 हो गई। अब कार पहले आई है कितने प्रति घंटे की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर गई कितने से है, सॉरी आई 60 से है, गई 30 से है, तो अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर हम इसका एल्शियम ले लेंगे, 60, 62 + 1 क्या आ गया, यहाँ 3 हो गया। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास एक तो है 2, जब ये आप क्या करोगे 3/60 है तो ये उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा, 3/60 है तो 60/3 हो जाएगा ना, 60/3 आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे जो है राइट आंसर आ जाएगा। एक और सेकंड तरीका है जो कि शॉर्टकट मेथड माना जाता है, आप 2ab डिवाइड बाई 2a + b ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में आपको 40 किलोमीटर गिवन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवरेज स्पीड जो है वो आपकी 40 किलोमीटर हो गई। अगला क्वेश्चन है कौन सा मैथमेटिकल एवरेज है, हार्मोनिक मीन हमारा मैथमेटिकल एवरेज होता है। ठीक है, मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन में आपसे एपीसी पूछा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, सी आपको पता होना चाहिए, वाई आपको पता होना चाहिए। वाई तो आपको पता है, सी आपको नहीं पता। जब आप सी के अंदर वैल्यू डाल दोगे तो 20 है प्लस 0.8, वाई में क्या है आपके पास 100, तो जब यहाँ आप 20 + 80 कर दोगे 100 आ गया। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया, आपका कंजप्शन भी क्या आया निकल के 100 आया है और इनकम भी आपकी क्या है 100 है। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मेजर डिस्पर्जन का लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यूज जो सबसे कम प्रभाव किस पे डालती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन जो आपका है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, सेकंड आपका ऑप्शन आपको कह रहा है कि मीन डेविएशन पे, और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि आपका क्वार्टाइल डेविएशन, और फिफ्थ ऑप्शन आपसे बोला गया है ये जो है रेंज। आपका सबसे कम प्रभावित होगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह होती है जो कि Q3 में से Q1 मतलब मीडियन। क्वार्टाइल डेविएशन से क्या निकलता है, आपका मीडियन निकलता है। और मैंने आपको क्या बोला था, मीडियन का सिर्फ काम है पोजिशनल वैल्यूज बताना। तो सबसे कम प्रभाव अगर पड़ेगा तो वो अफेक्ट जो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होने का वो किसका होगा, मीडियन का होगा। तो मीडियन ऑप्शन में नहीं है, तो मीडियन जो है जहां से निकल सकता है वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मीन की वैल्यू आपके पास 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सारी वैल्यू को इंक्रीज कर दे 5 गुना 5 टाइम्स तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक मीन भी 5 गुने से बढ़ जाएगा। अगर आज अर्थमेटिक मीन 5 है, अगर हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कल को अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 गुना बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, 5 गुना से। तो अर्थमेटिक मीन 5 गुने से जब बढ़ेगा, 5 गुना 5 25, उस टाइम पर अर्थमेटिक मीन हमारा होगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछा हो कितने गुना से बढ़ेगा तो 5 है, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा तो 25 है। तो किसी भी तरीके से पेपर वाला पूछ सकता है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है। अभी अभी मैंने आपको कहा हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक क्वार्टर में कितना होता है, एक क्वार्टर में 25%, सेकेंड क्वार्टर में 50%। 50% का मतलब किसी भी सीरीज को आपने मिड में काट दिया, तो सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू आपकी मीडियन के बराबर होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है।
जियोमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने कहा था आप अंडर रूट कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो वैल्यूज़ का, और फिर उसका क्या करते हो, अंडर रूट से आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू जीरो है, और जीरो को आप पूरी सीरीज में से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो आंसर आएगा ना जियोमेट्रिक मीन, वो जीरो ही आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी जब मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन कराए, वहां टाइम रिवर्सल टेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। अब कह रहा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होगा। अभी हमने किया जब प्राइस इंडेक्स और जो क्वांटिटी इंडेक्स है उनको आप मल्टीप्लाई करोगे और ये फॉर्मूला बनेगा, तब आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेशनशिप आपका क्या है, ट्रू है। पहला पूछा है मीन बड़ा है, मीडियन मीडियन उससे बड़ा है। आपको पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है। आपकी ना तीन सिचुएशन होती हैं। पहला होता है जब आपकी सिमिट्री होता है डेटा, तब आपका क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है, जब आपका मीन बड़ा हो, मीडियन उसके बाद बड़ा हो, मोड उसके बाद बड़ा हो, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है। एक सिचुएशन होती है जब आपका क्या हो, मोड बड़ा हो, मीडियन बड़ा हो, सबसे पहले मोड आता है, फिर आपका मीडियन आता है, फिर आपका अर्थमेटिक मीन आता है। तो ये सिचुएशन जो है ये आपकी किसकी होती है, ये सिचुएशन आपकी नेगेटिवली स्क्यूड की होती है। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड की होती है। तो यहां पर अगले में देखो, अगले में भी पॉजिटिव वाला ही है। देखो क्या किया गया है, पहले इस मीडियन को उठाया यहां रख दिया, उसके बाद कहा गया है फिर अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा, फिर क्या बोला गया है, मोड बड़ा होगा। तो यहां पर जो गिवन ऑप्शंस हैं आपके पास कि सॉरी ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखो आप, सेकंड जो है हमारा, सेकंड में क्या है, पहले मीडियन उठाया, फिर अर्थमेटिक मीन, फिर मोड। तो यहां पर हम क्या आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही है कि सम करेंगे, स्केयर करेंगे, डेविएशन करेंगे अर्थमेटिक मीन से, तो वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन है यहां तक। मार्जिनल कॉस्ट निकालो जब आपकी क्वांटिटी 5 है। सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब हमने मार्जिनल कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी ना। तो मार्जिनल कॉस्ट क्यू 3 करूंगी तो क्या बन जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 20 क्यू हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा +4, और ये तो जीरो हो ही जाएगा। अब ये 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यू का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या डालनी है, 5, 5 का स्क्वायर -2 क्यू, क्यू में क्या वैल्यू डालनी है, क्यू की वैल्यू आपकी 5 है +4। अब आप देखिए 55 25 25 थी 75, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपकी सॉरी यहाँ पर आपका 20 है, 2 नहीं है, यहाँ 20 है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करोगे, 3 क्यू स्क्वायर और -20 क्यू +4, इसके अंदर क्यू की वैल्यू 5 डालोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव वैल्यूज में आएगा। नेगेटिव वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा -21, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और हमें काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत छोटे और बहुत आसान क्वेश्चंस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो कि सारी की सारी आइटम्स को लेके चलता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि रेंज में मैक्सिमम चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन में आपको Q1 Q3 चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको सारी वैल्यूज चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है मेजर है जो पोजीशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो आपका मीडियन है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सनल इनकम आपके पास 5000 है, इनकम टैक्स 900 है, कंजप्शन 4300 है, सेविंग आपके पास 400 है। डिस्पोजेबल इनकम बताओ। डिस्पोजेबल इनकम का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता है पर्सनल इनकम में से टैक्सेस माइनस कर देते हैं हम, टैक्स वगैरह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पर्सनल इनकम आपकी है 5000, 5000 में से आप 900 का टैक्स माइनस करो, बाकी किसी आइटम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 4100 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से सेंटर टेंडेंसी के मेथड है जिनको आप इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, तो आपको पता है मीडियन भी लेस देन और मोर देन से, और मोड जो है वो आपका हिस्टोग्राम से प्लॉट हो जाता है ग्राफ पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लेस देन और मोर देन ओजाइव जो होता है, क्यूमुलेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओजाइव।
क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है मीडियन में, और मीडियन आपका कैसे निकलता है, लेस देन और मोर देन ओजाइव जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफ में, वही आप ओजाइव से मीडियन निकालते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है रिलेटिव मेजर्स है डिस्पर्जन का, अभी अभी हमने किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है रिलेटिव मेजर्स है डिस्पर्जन का, जिसका फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी हम कराए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू क्या करते हैं हम वहाँ पर 100 करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर वही आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है मीन आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अभी अभी तो हमने फॉर्मूला लिखा था, अभी अभी हमने क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और यहाँ पर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है मीन आपके पास कितना है 25 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5 है, तो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास कितना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास 5 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हम इधर ले आएंगे, स्टैंडर्ड हम ऐसा करेंगे ना, ये आपका क्या हो गया 25 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 5, एक सेकंड गलत हो गया, उल्टा उल्टा कर दिया मैंने इसको, एक सेकंड। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, मीन आपके पास है 25 और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है। तो 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 125 आ जाती है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई 125 आ गई। लेकिन अगर हम अपॉन में 100 करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या होता है 1.25। अब देखो जो रियल में आपका आंसर आया 1.25 आया है, 1.25 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका मतलब यहाँ परसेंटेज फॉर्म में नहीं बताया गया आपको आंसर, एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया गया है। तो अगर हम परसेंटेज वाला 100 हटा दें तो आपका 125 आंसर निकल जाएगा। तो 125 ही आपका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट वैल्यू जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की इनमें से कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू -1 रहेगी आपकी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 आपकी राइट आंसर होगा। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ना तो वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है और ना ही किस पे डिपेंड करता है स्केल पे, इंडिपेंडेंट होता है दोनों से। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। कह रहे हैं दो रिग्रेशन लाइन अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। एक आपकी ये क्या हो गई, ये y होती है, तो ये हो गया आपका BYX, ठीक है। ये हो गई आपकी BXY, ये हमारी दो रिग्रेशन लाइंस हैं। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर है ना, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस टाइम पर हमेशा याद रखना है इसकी प्रॉपर्टी होती है 40 नहीं है, सॉरी 90 है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस टाइम पर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि अगले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है इफ द आउटकम इज ओड नंबर, आउटकम इज ओड नंबर व्हेन डाइस इज रोल द प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, आउटकम इज एन ओड नंबर, हमें ओड नंबर का आउटकम से स्टार्ट करना है और डाइस को उछाला गया है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्राइम नंबर, ओड के अंदर भी प्राइम हो, पहले ओड हो फिर उसके अंदर प्राइम हो। तो सबसे पहले आप देखो क्या होता है, एक डाइस को जब आप फेंकोगे तो कितने आउट वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से ओड कितने हैं, ओड से स्टार्ट होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। एक डाइस को जब हमने फेंका 6 इवेंट बने। अब इसमें से ओड कौन कौन से हैं 1 3 और 5। तो अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, ओड के अंदर से हमें प्राइम निकालने हैं 1 3 और 5। तो अब हमारा टोटल नंबर कितने बने 3। अब इसमें से प्राइम बताओ, इसमें से प्राइम का जो जोड़ा आपका बनेगा वो बनेगा आपका 3 और 5। यही तो बोला उसने, ओड के अंदर से भी आपको प्राइम बतानी है। तो टोटल आपके 3 बनेंगे, इसमें से प्राइम है आपके 2, तो 2/3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। आप ये देख लो क्वार्टाइल के छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही एस्टेट इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। तो क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है ना इंटर क्वार्टाइल रेंज का, तो आपका होता है Q3 - Q1 / 2, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीरीज है ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में Q1 कैसे निकालेंगे हम, n+1 / 4। Q3 कैसे निकालेंगे 3n+1 / 4। और क्या करना है, हमने पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पेपर वाले ने असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगा के दिया है, तो हमने क्या करना है n कितना है 1 2 3 ऐसे हम काउंट करके +1 / 4 करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, थोड़ा मैंने आपको बता भी दिया है। अब आप क्वेश्चन देखिए,
Q1 और Q3 निकालना है। Q1 क्या है, n की वैल्यू 11 है, 11 आइटम थी, प्लस कर देंगे 1, डिवाइड कर देंगे 4, तो 12 4 जा 3 आया। Q1 की वैल्यू 3 आई, और ऐसे ही हमारे पास थर्ड नंबर पर बाद में दिखाऊंगी आपको, और Q3 जब आपने वैल्यूज पुट करी तो 9। तीसरे और 9वें पे देखो क्या क्या है, थर्ड नंबर पे और 9th नंबर पे। थर्ड पे देखो 35 है, और 9th पे आप देखोगे तो 50 आपका 50 ये सॉरी 58 है शायद। तो इनका आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे यही किया हुआ है, Q3 58, थर्ड पे था 35, अब आपने क्या करना, माइनस कर देना है, और तो यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा। अगर आपसे इंटर क्वार्टाइल पूछी हुई तो डिवाइड कर देंगे 2 से भी। ये वाला क्वेश्चन तो हमने 2023 का जो स्टैट इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व किया है उसका पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ये पिछली वीडियो के अंदर। दोबारा फिर करते हैं इसको। कौन सी स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में फॉल्स है? पहली बात, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज से बनता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस सीरीज जब बनाते हो 5 से 10 या 10 से 15, 15 से 20, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही आपका जो है हिस्टोग्राम बनता है। जब आपका क्लास इंटरवल इंक्लूसिव होता है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करते हो एक्सक्लूसिव। पहली बात तो इंक्लूसिव इंटरवल क्या होता है, जैसे आपका डेटा इस तरह से मिलेगा आपको, वहाँ 10 से 19, 19 से आपको मिलेगा मान लो 29, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। जब तक क्या है, फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट है सेकंड वाले की लोअर नहीं बन जाती, सॉरी 20 आएगा। अगर पहले वाले की क्या है, अपर लिमिट, सेकंड वाले की जब तक वो लोअर नहीं बनती तब तक आपकी सीरीज जो है वो क्या है, इंक्लूसिव है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 0.5 यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं 0.5, पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव रेंज में, तब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और सारे के सारे रेक्टेंगल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हिस्टोग्राम में आपने देखा है इस तरह सा, ये देखो यहाँ बना भी हुआ है, कुछ ऐसे हिस्टोग्राम होता है, सारे एडजस्टेंट एक दूसरे से रेक्टेंगुलर वाले जुड़े होते हैं, ये ठीक है। हम अर्थमेटिक मीन को हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं? नहीं, अर्थमेटिक मीन कभी भी आप हिस्टोग्राम की मदद से सोल्व नहीं कर सकते। आप मोड की वैल्यू को दिखा सकते हो हिस्टोग्राम से, ना कि अर्थमेटिक मीन को। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे रोंग है, और ये 2024 का स्टेट का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या है, एमपीएस गिवन है, मल्टीप्लायर बताना है। ये हम कर चुके हैं 1/MPS, और एमपीएस की वैल्यू क्या है 20%, 20% है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 100/20, 20 को आप डिवाइड कर दोगे 500 से, तो यहाँ 5 आपका क्या हो गया, मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। देख लो किस ऑप्शन में है। यहाँ सिर्फ हम स्टैट के क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करें। यहाँ पे है कौन सा इंडेक्स बेस है जियोमेट्रिक मीन पे? फिशर इंडेक्स में क्या होता है, लेशपेयर और इनटू पास्चे इंडेक्स का क्या होता है, वो अंडर रूट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चनियर का जो संबंध है वो किससे है? क्वेश्चनियर आपका प्राइमरी डेटा है, लॉटरी आपका सैम्पलिंग होता है, न्यूज़पेपर आपका सेकेंडरी डेटा होता है। तो यहाँ पर ए आप मैच कर लेना कौन सा राइट है, क्योंकि हमारे काफी क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड आप किसको फाइंड आउट कर पाते हो? इंस्पेक्शन मतलब आपने देखते ही बता दिया कि आंसर क्या है। जब आपका, अब मोड की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ सीरीज, तो मोड ही है एक ऐसी वैल्यू जिसको आप सिर्फ इंस्पेक्शन या देख के बता देते हो कि क्या आपका सही है क्या गलत है, या आंसर को फाइंड आउट बहुत जल्दी कर लेते हो इंस्पेक्शन मेथड से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, मोड को हम जेड से लिखते हैं, सॉरी मोड को हम किसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोबारा वही आ गया, जब आप वेदर न्यूज़ देखते हो, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है स्टेट के पेपर में, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के लिए, तो रेंज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर के पास इनकम है 200, प्राइस है एक्स का 20, वाई का 10, तो बताओ कि वो बजट लाइन से कितनी कमोडिटी खरीद देता है। ये उसकी बजट लाइन है, ये वो क्या है, एक्स यहाँ खरीद रहा है, वाई ये रहा, इनकम है उसकी क्या 200। अगर वो सारे की सारी किस पे लगा देता है, एक्स पे लगा देता है, सपोज सारी की सारी इनकम एक्स पे लगा देता है, तो आप देखो वो कितना खरीद पा रहा है, 10 कमोडिटी खरीद पा रहा है, 10 क्वांटिटी एक्स की। वाई पे अगर मैं देखूँ 200 है बटे 10, तो वो कितनी वाई की कितनी खरीद पा रहा है, 20। जब उसकी 200 इनकम है, 10 क्वांटिटी वो एक्स की और 20 क्वांटिटी वो वाई की खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको कंजप्शन फंक्शन गिवन है, टैक्स आपको 100 करोड़ गिवन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आपके पास गिवन है। आपको इस 100 करोड़ का कुछ भी यूज नहीं करना, आपने क्या करना है 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर आपको MPC की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 माइनस 0.75। आपको क्या पता है 1 में से अगर मैं 0.75 माइनस करूंगी तो मेरा 0.25 आपका आ जाएगा, 25। तो आप क्या करोगे, जब ऊपर की तरफ काटोगे 100/25, तो 4 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इंडेक्स ओवर एस्टिमेट करता है प्राइस राइज को, वो है लेशपेयर इंडेक्स। क्यों? लेशपेयर इंडेक्स क्या करता है, बेस ईयर क्वांटिटी को क्या ले लेता है, बेस ले लेता है। वो जो है इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस राइज होंगे तो कंज्यूमर सब्सटीट्यूट करेगा, अपना कंज्यूमर पैटर्न बिहेव का वो चेंज करेगा। तो हमेशा जो ओवर एस्टिमेट करता है प्राइस राइज को वो लेशपेयर है। और पाश्चे उल्टा है, पाश्चे क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है। तो किसी भी तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मान लो आज ओवर एस्टिमेट का है, कल को अंडर एस्टिमेट का भी आ जाएगा। तो पाश्चे अंडर एस्टिमेट करता है और लेशपेयर क्या करता है, ओवर एस्टिमेट कर देता है प्राइस राइज को। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा होगा। अभी मैंने आपको बोला है हमारी ये बी एक्स वाई और मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, ये दो कोफिशिएंट है। अगर ना इनकी वैल्यूज माइनस में है ना तो आपका हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी माइनस में होगा। अगर इन दोनों की वैल्यू प्लस में है तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी प्लस में होगा। तो ये दोनों ही नेगेटिव है तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिशर क्या होता है, फिशर जो है जियोमेट्रिक मीन है लेशपेयर और पाश्चर इंडेक्स का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये कोरिलेशन का पहले मेथड का सबसे इजी फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन प्रभावित नहीं होता, एक ही बंदा है जो प्रभावित नहीं होता, वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में, मीडियन। तो मीडियन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इंडेक्स नंबर इज कंसिडर गुड। कब वो गुड होगा, जब वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उसको गुड मानेंगे एक इंडेक्स टेक्स्ट को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेगेटिवली स्क्यूड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है। मैंने अभी आपको तीनों कराई थी, सिमिट्री की भी, लेस की भी और पॉजिटिव की भी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन वालों ने क्या पूछी है आपसे, नेगेटिव की पूछी है। तो नेगेटिवली स्क्यूड जब होता है सबसे बड़ी वैल्यू होती है मोड की। मोड के बाद अगली वैल्यू होता है मीडियन, मीडियन के बाद क्या होता है मीन। तो मोड मीडियन मीन इस ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर अर्थमेटिक मीन से है, यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला 3 मीन मीडियन -2 मीन। अब आपने क्या करना है, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोड निकालना है। तो मीडियन की वैल्यू क्या है, मीडियन की वैल्यू है आपकी 25। तो मैंने 25 यहाँ पुट कर दिया और x में क्या आएगा 15। तो अब यहाँ 75 और यहाँ 30। अब 30 में से 75 गए तो यहाँ 30 में से 75 में से 30 गए तो आपका 45 मोड की वैल्यू निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है if the mean of the series is 10 and the coefficient of variation is 40% then the variation is। अब आपको coefficient of variation की वैल्यू पूछी है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आंसर, ये मैंने coefficient of variation के आपको काफी क्वेश्चन पूछे हैं। देखो पहले आपने क्या करना है, मैं आपको हिंट कराई देती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। तो आपको मीन गिवन है सीरीज का 10, तो 10 की वैल्यू तो यहाँ आएगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है 40%, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 40% है ना, तो 40/100 लगाना पड़ेगा। आ रही है तुम्हारी समझ, 40/100 और यहाँ पर वैल्यू आप, फिर आपकी क्या आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी ना तो आपने उसका स्केयर करना है। जब आप स्केयर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में वेरिएंस को पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाई बाय 10 कोफिशिएंट वेरिएशन कितने से इंक्रीज होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सीरीज को मल्टीप्लाई करो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड की जो हम डेफिनेशन या पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन, क्या होता है, मीन आपका बड़ा होता है, मीन आपका बड़ा होता है मीडियन से। मीन कहाँ है बड़ा, मीडियन से, मीन और मीडियन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। मीन आपका पूरा लिख देती हूँ मैं, क्या होता है पॉजिटिव में, मीन होता है, मीडियन होता है, मीडियन से बड़ा क्या होता है,
मोड होता है। अब मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। Q1 आपके पास है, Q3 आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अब क्या 25 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है, आपको क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लगाकर, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ Q3 आपके पास 25 है, Q1 हमारे पास क्या है 15, तो यहाँ पर तो आपके पास 10 आया, और 10 जो है क्वार्टाइल डिवीजन है ना, डिवाइड बाय 2। एक सेकंड, आप ये देखना एक बार कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा सॉरी कोफिशिएंट पूछा ना, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला मैं बताती हूँ क्या होता है। Q3 माइनस Q1, फिर क्या आता है Q3 प्लस Q1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब पुट करो, मैं किसी और ही क्वेश्चन में चली गई थी। Q3 आपका कितना है 25 और Q1 कितना है 15, और यहाँ क्या आएगा 25 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 25 प्लस 15, 25 माइनस 15, जब आप क्या करोगे 25 में से 15 गए तो 10 आ गया आपका, और यहाँ क्या आ गया तो 40 आ गया, 10/40 क्या आएगा आपका 10/40। अब देखो 10/40 को जब आप काटोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमने, मुझे लग रहा है 80 से भी ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन से। इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड द एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ लाई करेगी, अभी मैंने आपको कराया है, पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीडियन की वैल्यू, फिर आपका क्या आता है मोड आता है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जब आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो आप जी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, लेफ्ट साइड लाई करेगी, राइट साइड लाई करेगी, या मिडल में लाई करेगी, या एनीवेयर, कहीं भी वो है वैल्यू जो है आपकी चली जाएगी। तो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड में जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से तो बनता है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका राइट साइड जाएगा और नेगेटिवली स्क्यूड आपकी हमेशा ऐसे नेगेटिवली लेफ्ट साइड जाती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है आपको। कोफिशिएंट ऑफ रेंज अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 होता है। क्या होता है Q3 माइनस Q1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप क्या करना, जो कोफिशिएंट वाला जो हमारा चैप्टर है ना, अभी मैंने आपको ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन तो मैंने आपको कराया, Q3 में से Q1 की वैल्यू को बस आपको माइनस करना है तो आपका निकल जाएगा। तो आपने Q1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और आपने माइनस करके आंसर को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन काफ़ी बार कराने से ना टाइम बहुत लग रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट करने की सोच रही हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्सिसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर्सिसिस जो डिस्ट्रीब्यूशन पाई टू इज 0, तो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनता है। जब आपकी इसकी वैल्यू 0 होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है मेसोक्रेटिक होती है, और मेसोक्रेटिक जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होती है, नॉर्मल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो एक ये कंडीशन है, ये कह लो एक प्रॉपर्टी है कर्सिसिस की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जब कर्सिसिस डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है इक्वल टू होती है 0 के, तो फ्रीक्वेंसी कर्व आपका मेसोक्रेटिक होता है, और मेसोक्रेटिक जो आपका कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि लेशपेयर इंडेक्स प्रोसेस क्या करता है। मैंने अभी आपको कराया था, लेशपेयर इंडेक्स क्या करता है, प्राइस राइज को ओवर एस्टिमेट करता है। जब आप किसी चीज़ को ओवर एस्टिमेट करोगे तो आपकी जो बायसनेस बनेगी वो अपवर्ड बायसनेस बनेगी। अगर आता पाश्चात्य कौन सी बायसनेस दिखाता है तो वो अंडर एस्टिमेट करता है प्राइस राइज को, तो वहां पर जो बायसनेस बनेगी वो अंडर डाउनवर्ड बायसनेस बनेगी। पाश्चात्य में ये, लेशपेयर में ये। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही नहीं है, स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें कि इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट करेक्ट। ये तो ठीक है कि आपका इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और स्केल से भी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, डिपेंडेंट ये गलत है, नॉट करेक्ट है ना, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो है सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके क्वेश्चन तो हमने पता नहीं कितने सारे कर लिए।
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े एन नेचुरल नंबर का, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो जब हम एन नेचुरल नंबर का क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो हम n²/1 डिवाइड बाई 12 √12 इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल रहे हो, लेकिन किससे निकाल रहे हो? एज्यूम, मीन से, ग्रुपिंग मेथड में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये आपका स्टेप डिवीजन के लिए जो डिफरेंस होता है कंटिन्यूस सीरीज का, वो हो जाएगा समेशन ऑफ FD का स्क्वायर अपॉन n, समेशन ऑफ होल FD अपॉन n का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता है आपके डेटा कितना, उसकी शेप कैसी है, स्क्यूड, सिमेट्री वगैरह, ऊंचाई को देखने के लिए बेसिकली डेटा की। तो हमारा जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है, मीन में से हम मोड को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड करते हैं। ये सिंपल आपसे फॉर्मूले पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आर्क का। आर्क मेथड क्या होता है? जब आप इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आर्क मैंने ये बना दी, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया था? आर्क फॉर्मूले का यूज़ किया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन फॉर्मूला है कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस और इनटू P1 + P2 और Q1 + Q2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये। हमने सभी क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व किया है। मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, आपको हर क्वेश्चंस जो है समझ आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से एस्टेट इकोनॉमिक्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो आपका 60 मार्क्स का है, उसमें मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट की है, और सब्जेक्ट में भी आप देख लो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। आप स्टैट के कुछ क्वेश्चंस को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एस्टेट से ही लिए हैं ज़्यादातर। इन क्वेश्चंस में भी रिपीटेशन है। आप प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस नहीं भी आपको देखनी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इनकी PDF लेके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जहां आपको डाउट आता है, जहां आप फंसते हो, तब आप वीडियो में उस आंसर को देख सकते हैं। और इस तरह आप बिना ज़्यादा एफर्ट्स के स्मार्टली अपने 60 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बताया हुआ हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, तो इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे जो है और जो है मतलब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी